ये क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन को उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है जी कि डिटर्मिनेंट के मेथड से इस क्वेश्चन के जो है ना वो जो वेरिएबल्स हैं उनका आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है जी। अच्छा, तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड जो होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में सबसे पहले आप इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं। आपने रीअरेंज किया, पहले सबसे पहले पहला वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, फिर इक्वल टू का साइन और उसके बाद कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि इनको रीअरेंज करना है। अगर ये आगे पीछे है तो इनको रीअरेंज कर लें, और जो नहीं है उसकी जगह पे खाली जगह छोड़ दें। उसके बाद आप क्या करते होते थे? आप मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बनाते होते थे कि ये बना 2 5 3 3 7 2 0 4 and 5। दिस इज द मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। और उसके बाद आप मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल बनाते थे कि तीनों वेरिएबल्स आपने लिख लिए x1 x2 x3, और आप कहते थे दिस इज इक्वल टू 37, जिसे आप मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स भी कहते हैं। ये आ गया। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ, क्या कहते हैं जी, कांस्टेंट्स। राइट। फिर आपने कहा अच्छा जी अगर हम इसको कहें मैट्रिक्स ए, इसको हम कहें मैट्रिक्स एक्स, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है कि दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और इधर भी ए इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड पे ही रख के इसको मल्टीप्लाई किया। किसी भी एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आंसर आ जाता है। तो ये ए इनवर्स बी बना, और आई इंटू एक्स जो है ना वो एक्स के इक्वल ही होता है। तो आपने ए इनवर्स फाइंड करना था, उसको बी के इक्वल रख के जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी। अब ये लंबी कैलकुलेशन है। पहले आप इस 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके बाद आप इसका आंसर निकालें। तो दिस वाज द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अच्छा, जब आप क्रैमर रूल से करते हैं तो पेन की का कलर चेंज करते हैं और क्रैमर रूल से भी बात कर लेते हैं। क्रैमर रूल में पहला स्टेप तो ऐसा ही होता है कि आप ये काम करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इस मैट्रिक्स का निकालते हैं डिटर्मिनेंट, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से। आपने एक्स निकालना होता है, वाई निकालना होता है, उसका डिटर्मिनेंट नीचे लिख लिया, और जेड निकालना होता है, उसका डिटर्मिनेंट आपने यहाँ पे नीचे लिख लिया। तो आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो आपने नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट निकालना है एक ऐसे मैट्रिक्स का, अगर आप एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी एक्स वाई और जी नहीं था, ये x1 x2 और x3 था, x1 x2 और x3। तो आपने जिस वेरिएबल का आंसर निकालना होता है उस वेरिएबल के जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट में आए होते हैं, इनको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको उनकी जगह पे इंसर्ट करके जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसे dx1 कहते हैं। और डेफिनेटली आपको आता है, मुझे पता है, इसको dx2 कहते हैं और इसको dx3 कहते हैं। आप इसे सॉल्व करते थे तो आपके पास आंसर आता था। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए कहे या क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए कहे, उसने कौन सा ये चेक करना है कि आपने कैसे सॉल्व किया, उसको तो करेक्ट आंसर चाहिए। तो आप बजाय इसके कि आप मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व कर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। अच्छा, कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं? कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को अब दोबारा आपको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यू विल गेट द क्लियर आइडिया हाउ कैन यू सॉल्व दिस ऑन कैलकुलेटर। यू विल गो टू द मॉड, देन यू विल गो टू द नंबर 5 इक्वेशंस, और इक्वेशंस में ये देखें दूसरे नंबर पे आ रहा है ax by cz, यानी कि तीन वेरिएबल्स के लिए आपको एंटर करना है 2। वो आपसे पूछेगा पहली इक्वेशन का a बताएं, यानी कि पहले वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है 2, यू विल प्रेस 2 इक्वल टू, देन 5 इक्वल टू, 3 इक्वल टू। अब ये सारी चीजें जो है ना ये मैंने उन वीडियोस में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं, आपने वहां से पढ़ना है और इनको जो है ना वो रिवाइज करना है। ठीक है जी, परफॉर्म करते चले जाना है। मैंने 37 भी लिख दिया। यहाँ पे मुझे 0 लिखना है क्योंकि x1 तीसरी इक्वेशन में नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। b के लिए 4 लिखूंगा और 5 लिखूंगा और 43, और जब मैं एक दफा इक्वल टू प्रेस करूंगा तो x3 आएगा, y2 आएगा और z जो है ना वो 7 आएगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की बजाय मुझे x, y और z का आंसर यहीं से पता चल गया।